नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताएं कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है और एनसीबी के अधिकारियों ने घर जाकर उन्हें समन भी दिया है। दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए कल यानी 25 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। रकुल प्रीत भी कल ही पेश होंगी, जबकि अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को शनिवार को बुलाया गया है। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और जया साहा आज पूछताछ उनसे हो रही है। दीपिका फिलहाल एक फिल्म शूटिंग के सिलसिले में गोवा में है। दरअसल 28 अक्टूबर का एक व्हाट्सएप चैट है जो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गले की हड्डी बन गया है। ये चैट टैलेंट मैनेजर जया साहा के फोन से रिट्रीव हुआ है और इसमें दीपिका की बात करिश्मा प्रकाश नाम की एक लड़की से हो रही है। सुनील हमारे साथ मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर से मुंबई से। सुनील, आज जो पूछताछ हो रही है उससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट है? और इन 4 अभिनेत्रियों को भी अब समन भेजा गया है, यानी कि जो दायरा है और ज्यादा बढ़ रहा है जांच का। बिल्कुल, जो ड्रग से जुड़ा जो मामला है उसमें जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब तो 4 बड़ी अभिनेत्रियों को भी समन दिया गया, जिसमें से सबसे बड़ा जो नाम है दीपिका पादुकोण। हालांकि उन्हें कल आना है, अभी वो गोवा में है। कल उन्हें पूछताछ के लिए इसी एसआईटी का जो दफ्तर है एनसीबी का, यहाँ पर उन्हें हाजिर होना है। अभी यहाँ पर आज 3 लोगों को समन किया गया था, जिसमें कि श्रुति मोदी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी, उन्हें बुलाया गया था, वो आ चुके हैं। यहाँ पर पूछताछ उनसे चल रही है। सिमोन खंबाटा जो कि फैशन डिजाइनर हैं, उन्हें भी बुलाया गया था, वो भी आ चुके हैं। यहाँ पर उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन रकुल प्रीत सिंह जो अभिनेत्री हैं वो आज नहीं आ पाई। दरअसल उनका कहना था कि उन्हें समन नहीं मिला है, न तो हैदराबाद में और नहीं मुंबई में। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों से कहा गया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें समन देने की कोशिश की गई है। बहरहाल अब ये पुष्टि हो गई कि समन अब मिल गया उन्हें, लेकिन अब वो आज नहीं आ रही हैं, कल आ रही हैं। तो ये ड्रग से जुड़ा जो मामला है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच से खुलता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है पूरा सिलसिला, कि ये 2 मामले इस समय दर्ज हो गए हैं। जो कि एक एनसीबी की मुंबई यूनिट है जो अलग से जांच कर रही है, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती और शोएब चक्रवर्ती गिरफ्तार हैं और उसमें कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें कई सारे ड्रग पैडलर्स हैं और कुछ ड्रग्स भी बरामद हुई है। लेकिन ये जो मामला है, जांच हो रही है 15/2020 का मामला है, जिसमें कि सीधे ईडी ने जो चैट रिट्राइव किया था उससे जुड़ा हुआ मामला है। उसमें जो है कि पूछताछ हो रही है और इसमें अब तक मुख्य मुद्दे में जो है जया शाह हैं, जो कि टैलेंट मैनेजर हैं, और उन्हीं के चैट से ढेर सारे नाम मिले हैं, जिसमें कि दीपिका पादुकोण और प्रियंका प्रकाश करिश्मा प्रकाश के बीच में चैट हो रहा था ड्रग से जुड़ा हुआ। और भी कुछ अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल 4 अभिनेत्रियों को समन किया गया था। उसमें से आज जो रकुल प्रीत सिंह को आना था, आज वो नहीं आई, कल वो आएंगी। कल ही दीपिका पादुकोण को भी आना है और श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को परसों आना है। लेकिन पूछताछ का दायरा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है अब ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ जो मामला है। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। 4 जो जानी मानी अभिनेत्री हैं उनको भी समन किया गया है। आने वाले 2 दिन में इनको बुलाया जाएगा, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इन 4 अभिनेत्रियों को उनके व्हाट्सएप चैट की वजह से पूछताछ के लिए तलब किया गया है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जांच एजेंसी या पुलिस इन पुरानी चैट को कैसे रिट्रीव कर रही है, ये भी समझना जरूरी है। और इस मामले पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रशांत माली साहब हैं हमारे साथ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो चैट हैं सामने आ रही हैं लगातार, ये किस तरीके से सामने आती हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। व्हाट्सएप को हम जानते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बात कही जाती है व्हाट्सएप में। अब ये जो चैट्स का इतना जिक्र हो रहा है इस जांच के अंदर, प्रशांत जी कैसे ये चैट जो है वो सामने आ रही हैं? देखिए, जो हमारा व्हाट्सएप होता है उसमें एक आर्काइव मोड होता है। आर्काइव मोड में क्या होता है, अगर आपने वो आर्काइव मोड ऑन कर रखा है और उसमें आपने गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स इसका ऑप्शन दे रखा है, तो आप जो भी चैट करेंगे, जिससे भी चैट करेंगे, सालों तक वो आर्काइव करते रहेगा। अगर आपने iCloud में रखा है तो iCloud में रहेगा। तो ये सारा जो चैट है वो एक दूसरे के साथ जब आप करते हैं तो ये iCloud या आर्काइव में चले जाता है। यहाँ तक कि आपका लोकेशन भी वो स्टोर कर जाता है, क्योंकि हमने कहीं मर्डर केसेस में भी इसका यूसेज किया है। लोकेशन से मालूम पड़ा है कि आदमी वहां पे था करके। तो इसीलिए अगर आपका आर्काइव ऑन है और वो आर्काइव पुलिस मांग लेती है, क्योंकि हम जैसे ही फोन कॉन्फिस्केट कर लेती है पुलिस आपका व्हाट्सएप क्लोन कर जाती है, मतलब आपका मोबाइल जो है पूरा क्लोन कर जाती है। और उसमें से फिर ये पता चलता है कि आपका व्हाट्सएप क्लोन हुआ है और व्हाट्सएप की जो आर्काइव है वहां से फिर
पुलिस डेटा मंगा लेती है या डेटा कनेक्ट कर पाती है वहां से, और उस डेटा का लॉग्स निकाल के उसको 1 बाय 1 खंगालती है। या ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जो उसको एनालिसिस करके बता सकेंगे कि ए से बी के साथ में कितनी बात हुई है और कितना सारा प्रशांत जी, चैट है। ये जो डेटा होता है, ये जो डेटा होता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये या तो एक तो आप जो कह रहे हैं कि आर्काइव किया हुआ जो डेटा होता है ये वही चैट्स हैं जो रिट्रीव की जाती हैं, लेकिन ये तो इनक्रिप्टेड होती हैं, क्या इसका इनक्रिप्शन को रीड किया जा सकता है? देखिए, ये गलत समझ है सब में कि जो आर्काइव्ड चैट है वो इनक्रिप्टेड होती है। आर्काइव चैट इनक्रिप्टेड नहीं होती। इनक्रिप्टेड क्या होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चैट जाती है वही सिर्फ इनक्रिप्टेड होती है। जैसे कि मैंने किसी रिसीवर को व्हाट्सएप चैट भेजा है, तो जो बीच का दायरा है वो इनक्रिप्टेड होता है। वो उसमें आपको गिब्रिश मिलेगा अगर आप उसको बीच में मैन इन द मिडल अटैक करके बीच में से निकाल दें। जब कम्युनिकेशन हो रहा है तब ये पुराना कम्युनिकेशन के चैट के लॉग्स है वो प्लेन टेक्स्ट में ही रखे जाते हैं। और ये जो पुरानी चैट का जो जिक्र हो रहा है ये कैसे रिट्रीव किया जा रहा है? एक बार अगर कोई डिलीट कर देता है तो क्या उस मैसेज को भी वापस देखा जा सकता है? अगर आपने आर्काइव मोड चालू रखा है, अगर वो चैट बैकअप हो रहा है उसका, आर्काइव मोड मतलब बैकअप हो रहा है उसका, और वो बैकअप आप रेगुलरली डिलीट नहीं करते तो फिर वो रिट्रीव होगा। आपने चैट जो डिलीट किया है वो आपके व्हाट्सएप के अकाउंट में एक दूसरे का चैट डिलीट किया है, लेकिन जो आपने सेव कर रखा था उसे डिलीट नहीं किया है। अगर आपको ऐसे मामलों से बचना है तो आपको जो सेव किया हुआ चैट है उसको डिलीट करना है। आपको आर्काइव मोड या जो बैकअप मोड है उसको ऑफ करना है, तभी ये पुराने चैट लोगों को मिल नहीं पाएंगे, या आप किसी और को देखना चाहें तो मिलेंगे नहीं तो ये आपने खुद नहीं रखे हैं, किसी न किसी को कभी न कभी मिल सकता है। एक चीज और सर यहाँ पर समझाइए, इसको उस लिहाज से भी देखना मैं समझना चाह रहा हूं कि जो लोग हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जांच की जा रही है तो उसमें हो सकता है कि आप फोन ले रहे हैं, उसका डेटा आप ले रहे हो, लेकिन क्या आम लोगों को भी इससे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है, जो चैट है, जो मैसेजेस हैं, उसको क्या कोई हैकर भी एक्सेस कर सकता है? ऐसा भी कोई खतरा हो सकता है? अगर आपका जीमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होगा, अगर जी ड्राइव में आप डेटा आर्काइव कर रहे हो, तो अगर आपका iCloud कॉम्प्रोमाइज हो गया या आपका ड्रॉपबॉक्स कॉम्प्रोमाइज होगा जहां पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो ये हैकर आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या ये जो चैट है ये दो लोगों के बीच में, क्या ये पब्लिक करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन का जो इनका एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसे हम कहते हैं, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के तहत इसको पब्लिक करना कतई सही नहीं है। आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 70 के तहत ये अगर ये चाहे तो पुलिस के ऊपर भी ये केस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डेटा इनके प्राइवेट था उसको पब्लिक किया। अगर पुलिस ने किया है तो, या किसी ने भी किया हो, तो उसके ऊपर ये केस दाखिल कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो कि बता रहे थे किस तरीके से जो व्हाट्सएप की चैट है, उनका डेटा है, वो रिट्रीव किया जा सकता है। आपको किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए अगर आप के फ़ोन में व्हाट्सएप का डेटा, अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्राइवेसी को आप ख्याल रखें, उसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और ड्रग्स रैकेट मामले में रिया और शौविक 6 अक्टूबर तक जेल में बंद है। कल मुंबई में भारी बारिश और जल जमाव की वजह से जो सुनवाई है वो आज के लिए टल गई थी। दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम आया है। एक गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में भड़काऊ बयान देने वालों में सलमान खुर्शीद, उमर खालिद, नदीम खान का नाम लिया है। पुलिस का दावा है कि यह गवाह साजिशकर्ता की कोर टीम में शामिल था और गवाह ने अपने बयान में कहा कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद भी लोगों को एकजुट करने के लिए भड़काऊ भाषण देते थे। भड़काऊ बयान देने वालों में इसके अलावा कुछ आरोपियों ने प्रशांत भूषण, वृंदा करात के भी नाम लिए हैं। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद समेत कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल भी हो गए थे। आपको बता दें कि सीलमपुर, जाफराबाद और चांदबाग और कई अन्य इलाकों में सीएए के खिलाफ धरने चल रहे थे और इनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी होते थे।
और सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सौरभ, अब जो नाम है वो और ज्यादा शामिल होते जा रहे हैं इस जांच में, लेकिन जो भड़काऊ बयान दिए वो क्या बयान दिए, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट 17,500 की पेश की है। ये एफआईआर नंबर 59 में चार्जशीट दाखिल की गई है। एफआईआर 59 डील करती है ताबिश एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को लेकर, दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर। इसमें 15 लोगों के खिलाफ यूएपी एक्ट लगाया गया है, जो कि आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है। कई गवाह हैं इसमें। जो सेक्शन 164 में गवाही होती है वो होती है मजिस्ट्रेट के सामने। एक प्रोटेक्टिव विटनेस है, इसका पुलिस ने नाम डिस्क्लोज नहीं किया, एक गवाह है जिसने ये कहा है अपने बयान में कि उमर खालिद के साथ साथ सलमान खुर्शीद आकर के इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे लोग जो है मोबिलाइज होने लग गए, इकट्ठे होने लग गए उनको सुनने के लिए। इसके अलावा दूसरे जो आरोपी हैं उन्होंने प्रशांत भूषण का नाम भी लिया है, वृंदा करात का नाम भी लिया है, हर्ष मंडल का नाम भी लिया है, योगेंद्र यादव का भी नाम लिया है। कहा है कि इन लोगों ने आकर भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए। लेकिन ये जो सलमान खुर्शीद के अलावा जो प्रशांत भूषण और वृंदा करात वाली बातें हैं, वो सारे जो बयान दिए गए हैं वो सेक्शन 161 के अंतर्गत दिए गए हैं। यानी पुलिस ने वो बयान रिकॉर्ड किए हैं जो कि कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं ज्यादातर। लेकिन ये सलमान खुर्शीद का नाम आया है। देखिए, कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद को आरोपी नहीं बनाया है दिल्ली पुलिस में, लेकिन ये सारे तमाम नाम जरूर डाले गए हैं। और जो लगातार यही कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से डिफेम किया जाए, इनकी रेपुटेशन खराब की जाए, ताकि ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि ये तमाम जो नेता हैं वो देश विरोधी ताकतों के साथ दंगों को अंजाम देने की जो साजिश है उसमें शामिल थे। तो देखिए, अभी तो चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट पुलिस का वर्जन होता है। अब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। अभी तक जो डिफेंस के वकील हैं उन्होंने दलीलें शुरू नहीं की हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें कुछ गवाह जो प्रोटेक्टिव स्टेटमेंट जो विटनेस हैं उनके नाम भी सामने आएंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो काफी चीजें होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उससे साफ नजर आ रहा है कि कुछ बड़े नेताओं का नाम डालकर उनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश जरूर है। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें गवाह ने सलमान खुर्शीद का नाम लिया है, ऐसी खबरें यहां पर निकल कर आ रही हैं। लेकिन क्राइम रिपोर्ट इंडिया में खबरें जारी हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 70 करोड़ के एसीपी के राज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एसीपी नरसिम्हा रेड्डी के घर पर छापा मारकर 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। छापा रेड्डी के घर और दफ्तर दोनों जगहों पर मारे गए और उन पर जमीन सेटलमेंट के बदले काफी अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। एसीपी नरसिम्हा रेड्डी इसके पहले उप्पल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे और छापे में उनके घर से सोना और चांदी के आभूषण समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इस मामले में एसीपी के रिश्तेदारों के अलावा 25 जगहों पर छापेमारी की गई है और छापे में एसीपी के पास से 55 एकड़ खेती की जमीन, हैदराबाद में 4 रिहायशी प्लॉट, कई कमर्शियल बिल्डिंग और घर के कागजात बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 15 लाख नकद, 2 बैंक लॉकर और उसके साथ कई जगहों पर निवेश के भी सबूत मिले हैं। अनुमान के मुताबिक ये संपत्ति 70 करोड़ से भी ज्यादा की है। काफी चौंका देने वाली खबर है कि 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास पाई गई है। 25 लोकेशंस में रेड्स हुए एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा और उसमें ये पता चला है कि इनके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज थे। 55 एकड़ का उनका लैंड था अनंतपुर जिले में, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसके अलावा उनके पास 2000 गज तक स्क्वायर यार्ड्स तक लैंड थी, जो साइबर टावर्स मादापुर जिसे कहा जाता है प्राइम एरिया माना जाता है। उसके अलावा हफीजपेट में कमर्शियल एरिया G+3 फ्लोर्स हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल प्लॉट्स, घर और बंगला, और वो खुद ही महेंद्रा हिल्स में रहते हैं।
चौंका देने वाली बात यह है कि इतने साल कोई आदमी अपने सर्विस में रहा है और उसकी जो करप्शन की जो बात है वो इतने साल बाद बाहर आ रही है, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी अब कह रहे हैं कि उपल में जब ये सर्कल इंस्पेक्टर हुआ करते थे तब भी इन्होंने काफ़ी सारे जो लैंड सेटलमेंट्स कहा जाता है वो करते थे। लैंड सेटलमेंट्स बोले का मतलब है कि अगर दो लोगों में, दो पार्टीज में अगर कोई विवाद हो जाता है लैंड को लेकर तो पुलिस पैसे लेकर उसको सेटल कर देती है। एक तरफ तेलंगाना सरकार रेवेन्यू की एक कानून ला रही है ताकि जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैम्प्स का डिपार्टमेंट है, उसमें जो करप्शन है उसको कम करने की एक कोशिश तेलंगाना सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जिनके पास 70 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू है और उसका जो गवर्नमेंट की जो सरकारी वैल्यू अगर आप देखें तो 7.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। और इसके अलावा सर्चेस अब भी जारी हैं और पिछले ही कुछ दिन में हमने देखा था कि मेदक के एडिशनल कलेक्टर, उनके पास भी ऐसे रेड्स हुए थे, मंडल रेवेन्यू ऑफिस के पास भी उनके रेड्स हुए थे। यानी कि करप्शन का जो सिलसिला जारी है, जो नेटवर्क जारी है, उसको ब्रेक करने की कोशिश अगर सरकार करेगी तो लोगों से काफ़ी उनको एंकरेजमेंट मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। तो आज की क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।